आज है 16 मार्च सोमवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज दुनिया की निगाहें मध्य पूर्व पर टिकी हैं जहां अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने एक बड़ा वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। एक्सियोस और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए हैं और इसका सीधा असर भारत की रसोई तक पहुंच रहा है, जहां होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से गैस संकट गहरा गया है। वहीं देश के भीतर लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसके अलावा अमेरिका के एक संघीय आयोग ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर एक नया कूटनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। आइए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। एक्सियोस के लिए मार्क कैपुटो, बराक रविड और जैचरी बसु की एक विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ युद्ध के 17वें दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक एस्केलेशन ट्रैप यानी लगातार हमले बढ़ाने के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। ट्रंप को एक त्वरित जीत की उम्मीद थी, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानियों की हरकतों ने उन्हें उलझा दिया है। इजरायल जहां व्यापक सैन्य तबाही चाहता है, वहीं ईरान अपना अस्तित्व बचाते हुए पलटवार कर रहा है। अधिकारी मान रहे हैं कि मध्य पूर्व में यह अस्थिरता सितंबर तक जारी रह सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही ईरान को तबाह करने का दावा किया हो, लेकिन ट्रंप प्रशासन के भीतर कुछ लोगों को अब लगने लगा है कि ईरान पर हमला करना एक बड़ी गलती थी, क्योंकि ईरान तेल की कीमतों को बढ़ाकर अमेरिका को फिर से युद्ध में खींच सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार डेविड ई सेंगर, एरिक शमिट और सीएनएन की जेसी यून की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के तीसरे हफ्ते में ट्रंप के सामने गंभीर रणनीतिक धर्मसंकट खड़ा हो गया है। अब तक इस युद्ध में 13 अमेरिकी सैनिकों और 2100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इजरायल ने तेहरान पर बमबारी जारी रखी है और दुबई एयरपोर्ट के पास भी एक ड्रोन घटना हुई है। ट्रंप प्रशासन अब ईरान के मुख्य तेल बंदरगाह खार्ग द्वीप पर हमले का भारी जोखिम उठा रहा है। सीएनएन के विश्लेषण के मुताबिक इस तेल संकट को सुलझाने के लिए ट्रंप अब चीन से मदद मांग रहे हैं और नाटो देशों को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए युद्धपोत भेजने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं अल जजीरा की सारा शमीम की रिपोर्ट बताती है कि ब्रेंट क्रूड $106 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। हरकारा के लाइव शो टॉकिंग न्यूज़ विद निधीश और सबस्टैक पर बॉबी घोष के विश्लेषण के अनुसार इस खाड़ी युद्ध का भारत पर बेहद गंभीर असर पड़ रहा है। भारत की 95% रसोई गैस और 85% तेल आपूर्ति इसी क्षेत्र से होती है। द इकोनॉमिस्ट के अनुसार भारत की कूटनीतिक खामोशी और विश्वगुरु की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री को गले लगाया था, लेकिन होर्मुज ब्लॉक होने पर भारत को गैस के लिए ईरान से मदद मांगनी पड़ी। अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को डुबाया, फिर भी भारत ने कोई विरोध नहीं किया। द इंडियन एक्सप्रेस और द वायर की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय जहाज़ों के सुरक्षित मार्ग के लिए ईरान के साथ बातचीत चल रही है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में जयशंकर ने बताया कि नई दिल्ली और तेहरान के बीच बातचीत के बाद 2 भारतीय गैस टैंकरों, शिवालिक और नंदा देवी को गुजरने की अनुमति मिली है। हालांकि द वायर की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि भारत का ईरान के साथ कोई एकमुश्त समझौता नहीं हुआ है, बल्कि हर जहाज़ के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। इंडियन एक्सप्रेस के लिए नवीन इकबाल की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के साथ बातचीत में गतिरोध के बीच सोमवार को लद्दाख में पूर्ण बंद रहा और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के आह्वान पर यह विशाल प्रदर्शन हुआ। लोग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। एपेक्स बॉडी लेह के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाकरूक ने बताया कि भारी जनभागीदारी के बावजूद विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। कारगिली नेता सज्जाद ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो उन्हें अपना आंदोलन जारी रखना पड़ेगा। द वायर की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। आयोग ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने का आह्वान किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि आरएसएस राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। रिपोर्ट में नागरिकता कानून, वक्फ बिल के खिलाफ हिंसक विरोध और कश्मीर में हुए हमलों का जिक्र प्रमुखता से किया गया है। आर्टिकल 14 के लिए स्निग्धेदु भट्टाचार्य की खोजी रिपोर्ट बताती है कि भले ही आरएसएस विदेशों में सक्रिय होने से इनकार करता है, लेकिन भारत के बाहर उसके 200 से अधिक संगठन काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार
आरएसएस के भीतर एक विश्व विभाग काम करता है जो इन विदेशी गतिविधियों की देखरेख करता है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हिंदू स्वयंसेवक संघ सबसे प्रमुख संगठन है। ये समूह सांस्कृतिक संस्थाओं के रूप में काम करते हैं, लेकिन विदेशी सरकारों की रिपोर्टों के अनुसार इनकी गतिविधियों से स्थानीय समुदायों में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। द ट्रिब्यून में शेखर सिंह की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका स्थित विमानन सुरक्षा संगठन फाउंडेशन फॉर एविएशन सेफ्टी ने आरोप लगाया है कि जून 2025 में एयर इंडिया की उड़ान AI 171 की दुर्घटना से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जांचकर्ताओं से जानबूझकर छिपाए गए थे। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 260 लोग मारे गए थे। कार्यकारी निदेशक एड पियर्सन ने दावा किया है कि बोइंग 787 विमान में बिजली की विफलता का पुराना इतिहास था। संगठन ने इस दुर्घटना की आधिकारिक जांच पर पूर्ण अविश्वास जताया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक स्कूल शिक्षक साकेत पुरोहित को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। आनंद विभाग के एक कार्यक्रम में पुरोहित ने रसोई गैस संकट पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री की नकल की थी। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी की शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने यह निलंबन की कार्रवाई की। पुरोहित का कहना है कि व्यंग्य और कॉमेडी पर पाबंदियां लग गई हैं और वे बस लोगों का मनोरंजन करना चाहते थे। चलते चलते कुछ और अहम खबरें जान लेते हैं। टेलीग्राफ वेब डेस्क और पीटीआई के मुताबिक दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की उस याचिका को 24 सितंबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है जिसमें उन्होंने पत्रकार प्रिया रमानी को आपराधिक मानहानि मामले में बरी किए जाने को चुनौती दी है। एनडीटीवी की खबर है कि झारखंड के जमशेदपुर में एक शादी समारोह के दौरान गले में रसगुल्ला फंसने से 41 वर्षीय ललित सिंह की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं पीटीआई की खबर के अनुसार हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाएगी और उन्हें राहत दे दी गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच पाकिस्तान सरकार उनके बेटों को वीजा देने से इनकार कर रही है। अपनी कैद के दौरान खान को मुख्य रूप से एकांत कारावास में रखा गया है। उनके वकीलों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेताओं का कहना है कि उन्हें पिछले कई महीनों से खान से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। पीटीआई ने एक बयान में कहा कि खान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं तब और बढ़ गईं जब रिपोर्ट आई कि उनकी दाहिनी आंख की रेटिना नस में खतरनाक ब्लॉकेज पाया गया है। यदि इसका इलाज नहीं किया गया तो ये स्थिति स्थायी अंधेपन का कारण बन सकती है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने ड्रॉप साइट न्यूज़ को बताया कि सुलेमान और कासिम खान, जो अपनी मां जेमिमा गोल्डस्मिथ के साथ लंदन में रहते हैं, ने जुलाई 2025 में पाकिस्तान उच्चायोग में वीजा आवेदन दिया था। उन्होंने इस साल 15 जनवरी को दोबारा आवेदन किया, लेकिन उनके आवेदन गृह मंत्रालय में अटके हुए हैं। मंत्रालय के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ये देरी जानबूझकर की जा रही है। सूत्र ने कहा, उन्हें वीजा नहीं दिया जाएगा। सरकार बस इस फैसले को जितना हो सके टालना चाहती है। सरकार की रणनीति तकनीकी आधार पर, जैसे हालिया यूएई यात्रा का खुलासा न करना, वीजा खारिज करने की है, ताकि भाइयों के पास 8 फरवरी से पहले आवेदन सुधारने का समय न रहे। 8 फरवरी एक संवेदनशील तारीख है, जो पिछले विवादित चुनावों की दूसरी बरसी है। इससे पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और प्रधानमंत्री के सलाहकार मुशर्रफ जदी ने सार्वजनिक रूप से बेटों को पिता से मिलने की गारंटी और सुविधा देने की बात कही थी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया है। सुबह 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने गोगोई की सेवानिवृत्ति की घोषणा करते हुए उन्हें विदाई दी। सभापति ने कहा, एक प्रतिष्ठित न्यायविद के रूप में उन्होंने राज्यसभा की चर्चाओं में अद्वितीय कानूनी सूक्ष्मता और अनुभव प्रदान किया। राज्यसभा में उनके हस्तक्षेप विधायी प्रक्रिया और जनहित की उनकी गहरी समझ को दर्शाते थे। सदन उनके विद्वतापूर्ण परामर्श, संतुलित हस्तक्षेप और उस गंभीरता की कमी महसूस करेगा जो वे सदन में लेकर आए थे। लाइव लॉ के अनुसार ये 16 मार्च 2020 की बात है जब केंद्र सरकार द्वारा गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। इस कदम ने कई लोगों को अचंभित कर दिया था, क्योंकि यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से उनकी सेवानिवृत्ति के 4 महीने के भीतर ही हुआ था। इस नामांकन की व्यापक आलोचना हुई थी, क्योंकि इसे कार्यपालिका के पक्ष में निर्णय देने के बदले प्रतिफल के रूप में देखा गया था। तब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने गोगोई के नामांकन का स्वागत करते हुए कहा था कि वे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेंगे। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। ये खबरें आपको कैसी लगी, हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव ज़रूर बताएं। आप हमें व्हाट्सएप,
लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं। हरकारा के साथ जुड़े रहें, जहां शोर कम और रोशनी ज्यादा है। धन्यवाद।